दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैनीटर। उसका चैप्टर चल रहा है द एविल ऑफ उम्बल मेरू। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक अनजान शिकारी एक के बाद एक वारदात कर रहा था और उस वारदात के शिकार थे सिर्फ इंसान। पहले एक शिकार हुआ पानी के किनारे पेड़ों की जड़ उखाड़ते वक्त, दूसरा शिकार हुआ एक व्यापारी का जो गधे पर माल लाद के जा रहा था और एक बांस वाले ने उसे पानी पिलाया था और वो ही गवाह था उस व्यक्ति की आखिरी पोजीशन का। और तीसरा शिकार हुआ उस बांस वाले का ही जिसने 1 महीने पहले उस व्यक्ति को पानी पिलाया था। और जो चौथा शिकार हुआ वो भी एक बांस वाले का ही हुआ था। और उसके बाद उस पूरे इलाके में, चमाला वैली में, ये खबर फैल गई कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा या शैतान का साया है। पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कलेक्टर हरकत में आ गए, लेकिन गांव वालों का मानना था कि बुरी आत्मा से पुलिस क्या कर लेगी, फॉरेस्ट वाले क्या कर लेंगे या कलेक्टर साहब क्या कर लेंगे। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। और उसके बाद गांव वालों ने डिसाइड किया कि इस बुरी आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है और वो है बलि चढ़ाना। अब जब बलि चढ़ाने की बात फैलने लगी तो पुलिस एक्टिव हो गई। अब इसके आगे की कहानी आगे सुनते हैं। अब पुलिस वाले इसलिए चिंतित नहीं थे कि गांव वाले किसी बकरे की बलि चढ़ाएंगे, जो कि वो अक्सर किया करते थे। उन्हें चिंता इस बात की थी कि कहीं बुरी आत्मा को शांत करने के लिए उससे बड़ी बलि ना चढ़ा दें, वो है नर बलि। और वो बलि चढ़ाई जाती है किसी बच्चे की। पहले भी ऐसे केसेस हुए थे। तो पुलिस का दफ्तेदार, जो कि हेड कांस्टेबल था और सार्जेंट रैंक का ऑफिसर होता था, पुलिस चौकी में तैनात था। उसने गांव के वड्डू कृष्णन रेड्डी को वार्निंग दी, क्योंकि कृष्णा रेड्डी कोथारा रेड्डी का उत्तराधिकारी बन चुके थे। अब वो थे जादूगर और प्रभावशाली व्यक्ति। अब कोथांडा रेड्डी की सारी जिम्मेदारी कृष्णा रेड्डी के कंधों पर आ चुकी थी। अब दफ्तेदार यानी कि हेड कांस्टेबल ने बोला कृष्णा रेड्डी को कि अगर इलाके में कहीं पर भी किसी बच्चे की बलि चढ़ाई गई तो हम तुम्हें बंद कर देंगे और फांसी पर चढ़ा देंगे, ध्यान रखना। अब इस धमकी का कृष्णा रेड्डी के ऊपर क्या असर पड़ा ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वैसे ही वो इस तरह की बातें झेलने का आदी था। अब कुछ दिन बाद एक गरीब तबके का बच्चा आदिराज, जिसकी माँ का नाम था आदिमा, अचानक से गायब हो गया। और वो बच्चा गायब हुआ था चंद्रागिरी से, और चंद्रागिरी था केवल 6 मील की दूरी पर रंगमपेट से। अब लोकल वीकली मार्केट, जिसे बोलते थे शैंडी, हर हफ्ते पास में ही होता था और गांव के लोग अपने सामान की खरीदारी करने और कुछ मजे के लिए आते थे, क्योंकि उनके गांव के आसपास सामान मिलता नहीं था। अब कृष्णप्पा रेड्डी को भी लोगों के साथ उस शैंडी में देखा गया था। अब आदिराज अपनी माँ के बगल में सोया था और सुबह उठ के उसने कहा कि वो शैंडी देखने जाना चाहता है, और वो देखने गया भी, लेकिन उसके बाद वो खुद कभी नहीं देखा गया। अब शुक्रवार को आदिमा के अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो पुलिस चौकी जाए और रिपोर्ट करे कि सोमवार से उसका बच्चा गायब है। अब सब इंस्पेक्टर ने एक जुटका, जो कि एक तांगे की तरह वाहन होता है, जो कि एक घोड़े के द्वारा खींचा जाता है, उसने वो मंगाया और बोला कि मुझे ले चलो रंगमपेट की तरफ। अब वहां जाकर उसने कृष्णप्पा रेड्डी के घर की तलाशी ली। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, खून से सना हुआ कपड़ा, चाकू या फिर कुछ और सुराग। उसे यह भी लगा था कि हो सकता है बच्चे का हार्ट या लिवर मिले, क्योंकि इस तरह की नर बलि में इन ऑर्गन्स का बहुत महत्व होता है। अब गुस्से में सब इंस्पेक्टर ने कृष्णा रेड्डी को अपने साथ लिया, हथकड़ी लगाई और ले गया थाने। 7 दिन तक अपने पास रखा। लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ये बोल सके कि उसने कृष्णप्पा रेड्डी को आदिराज यानी कि वो बालक से बात करते हुए देखा था। और यहाँ तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये बोल दे कि बात करना तो दूर, दोनों को आसपास देखा था। अब सवाल ये उठता था कि कृष्णप्पा रेड्डी एक जादूगर था और लोग डरते थे कि जिसने भी गवाही दी
कोई भरोसा नहीं, कृष्णप्पा रेड्डी उन्हें भस्म कर दे। तो 9वें दिन की सुबह सब इंस्पेक्टर ने कृष्णप्पा रेड्डी को छोड़ दिया और ये बोला, 6 मील पैदल चल के जाओ और ध्यान रखना अपने घर पर ही रहना, और कहीं भी जाना हो तो बिना पुलिस की परमिशन के मत जाना। पुलिस वालों से कृष्णप्पा रेड्डी ने एक बात बोली, लोमड़ी बहुत चालाक है, लेकिन क्या वो सीआर से भी ज्यादा चालाक है? और उसके ये शब्द सब इंस्पेक्टर के कानों में बहुत दिनों तक गूंजते रहे और वो सब इंस्पेक्टर सोचता रहा कि क्या कृष्णप्पा रेड्डी ने उसे सीआर बोला है, और या फिर सब इंस्पेक्टर ही लोमड़ी है और सीआर कृष्णप्पा रेड्डी है। अब उस आदिराज नाम के बच्चे का क्या हुआ कुछ नहीं मालूम चला, और अगर उसका गुप्त तरीके से नर बलिदान हुआ है या हुआ था तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस शैतानी शक्ति ने 5वां शिकार भी कर डाला। इस बार का शिकार थी एक औरत। वो एक फुटपाथ से गायब कर दी गई जब वो जा रही थी एक नाले की तरफ जिसका नाम था रागीमोन कोनार, और यह जगह पूली बोनू से 3 मील की दूरी पर थी। अब इस महिला ने दोपहर का खाना बनाया था अपने पति के लिए, जो उसके पहले ही निकल गया था गांव में पशु चराने के लिए, उस जगह पर जहां पर उनका अधिकार था या उन्हें अनुमति थी पशु चराने की। अब ये औरत अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही थी। उस जगह पर जहां उन्होंने मिलना तय किया था वो था एक पीपल का पेड़। वो पीपल का पेड़ था रागीमन कोनार नाले के पीछे। वहीं पर एक ढाल थी जहां सिर्फ बारिश में ही पानी जमा होता था। अब वो आदमी वहां पर खाने का इंतजार करता रहा। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और साथ में ही बढ़ रहा था उसका गुस्सा, और वो बोल रहा था कि आज इस औरत को सबक सिखा के रहूंगा। इसने मुझे भूखा रखा है, इसको अच्छे तरीके से पीटूंगा ताकि आगे से ये ध्यान रखेगी। लेकिन वो उसको कभी नहीं पीट पाया, क्योंकि वेंकटम्मा कभी आई ही नहीं पिटने के लिए। उस दिन वो आदमी अपने पशु लेकर जल्दी ही चला गया अपने घर। एक तो जल्दी से उसको खाना खाना था और उसे अपनी पत्नी की पिटाई करनी थी। ऐसी वैसी पिटाई नहीं, अच्छे तरीके से पिटाई, ऐसी पिटाई जो उसके पहले कभी की नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल पिटाई तो वो करता ही रहता था। घर जाके उसने देखा ना तो उसकी पत्नी है ना ही खाना। वो देख के दंग रह गया, और उसकी बेटी ने बताया कि माँ तो दोपहर में ही चली गई थी खाना लेकर एक मिट्टी के बर्तन में। कई दिन तक ढूंढने के बाद वो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ मिला ठीक उस जगह पर जिससे थोड़ी दूर पर यह चरवाहा अपनी पत्नी का और खाने का वेट कर रहा था। लेकिन वहां पर सिर्फ बर्तन था, वेंकटम्मा नहीं थी। अब केनेथ एंडरसन अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग करने के लिए पहुंचे नागलापेट, जो कि रंगमपेट से थोड़ी दूरी पर था। अब जिस कारण से केनेथ एंडरसन यहाँ पर आए थे वो कारण शिकार नहीं था, कुछ और ही था। लेकिन ये अपनी बंदूक यानी कि राइफल साथ लेके आए थे। लेकिन दूर दूर तक इनके दिमाग में शिकार करना था नहीं। एंडरसन के दोस्त देवा सुंदरम मुसीबत में थे और उनको मुसीबत से निकालने के लिए केनेथ एंडरसन उन्हें यहाँ पर लेकर आए थे। देवा सुंदरम को बहुत ज्यादा कफ हो रहा था और उनकी एज थी केवल 38 ईयर्स। अब उन्हें हल्की हल्की सी कमजोरी थी, बाकी कफ था, और इस तरह का कफ बच्चों को ही होता था। एंडरसन को पूरा शक था कि देवा सुंदरम को यह कफ उनके बेटे की वजह से हुआ है। एक दिन केनेथ एंडरसन देवा सुंदरम के घर बैंगलोर में गए और देखा कि वो एक सोफे पर बैठे हैं और आंखें खांसते खांसते बाहर आने को हैं। अब देवा सुंदरम ने हाथ के इशारे से ही एंडरसन से कहा, यहाँ मत आओ, मुझे बहुत खांसी हो रही है, अगर आप मेरे पास आओगे तो आपको भी खांसी हो जाएगी। और देवा सुंदरम की वाइफ ने एंडरसन को बताया कि मार्केट में जितनी रेमेडीज अवेलेबल हैं सारी ट्राई कर ली, लेकिन देवा को कोई फायदा नहीं हो रहा। अब एंडरसन को याद आया कि कुछ दिनों पहले इनकी बेटी जून और इनके बेटे डोनाल्ड को इसी तरह का कफ हुआ था। उस टाइम पर एंडरसन को एक हंटिंग ट्रिप पे जाना था नागपाटला, और इनकी वाइफ जो कि नर्स भी थी, उन्होंने कहा कि वहां का वेदर बच्चों के लिए सूटेबल रहेगा तो उन्हें वहां ले चलते हैं। और उनकी पत्नी सही थी, 48 घंटे के अंदर उनके दोनों बच्चों की खांसी ठीक हो गई। अब जब देवा की वाइफ से एंडरसन ने बताया कि ऐसे ऐसे उनके बच्चों की
खांसी नागपटला में ठीक हो गई थी, तो क्यों ना देवा को वहां ले जाया जाए। तो देवा, जो खुद जंगल लवर थे, उन्होंने कहा आज ही चलते हैं। और ये कहते कहते ही उनकी फिर से खांसी छूट गई। उनको खांसता देखकर एंडरसन की हल्की सी स्माइल छूट गई और देवानंद से कहा, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का मैं क्या करूं। अगले दिन सुबह एंडरसन की टी मॉडल की फोर्ड में ये लोग निकल पड़े नागपाटला की तरफ। अब ये सुबह जल्दी निकले थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कहीं देवा को रात की ठंडक से नुकसान ना हो, क्योंकि टी मॉडल की फोर्ड ज्यादा तेज नहीं चल पाती और इनको जाना था 170 माइल्स और ये पहुंचे रात को ही। अब एंडरसन टी मॉडल की फोर्ड में देव को लेकर निकले। टी मॉडल की जो फोर्ड गाड़ी थी वो तेज नहीं चलती थी, 30-35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती थी। बीच बीच में रेडिएटर में पानी डाल रहे थे, कहीं खाना पीना खाया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। करते करते शाम के 5 बजे पहुंच गए फॉरेस्ट बंगलो में और वो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा गर्म था और देव काफी खुश फील कर रहे थे कि एंडरसन जिद करके उनको लेकर यहाँ पर आए। और टी मॉडल की फोर्ड इतनी कंफर्टेबल गाड़ी नहीं थी, रास्ता भी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, बम्पी राइड थी, लेकिन उसके बावजूद देव की खांसी कम हो गई थी। अब लालटेन की रोशनी में घास वाले वरांडे में ये डिनर कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के केयरटेकर से, जो कि इनका पुराना दोस्त बन चुका था। और इन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या खबर है जंगल की, यानी कुछ जंगली खबर लाओ। और उसका भी पेट फूल रहा था और वो भी उस खबर को जो अंदर दबा के बैठा था। एविल वन, ये जो गुमनाम मैन ईटर था जो लोगों को गायब कर रहा था, उसके बारे में एंडरसन को बताने के लिए। और उसने पूरी खबर 5 महीनों के दौरान की बता डाली विस्तार के साथ, कैसे कैसे हमले हुए, कैसे कैसे लोग गायब हुए। अब उसने कुछ र्यूमर्स भी सुनी थी, उनको भी मिर्च मसाला लगाकर इनको बताया, कुछ अपनी तरफ से भी बातें जोड़ी। और वो बचपन से जो चुड़ैलों की, भूत प्रेतों की बातें सुनता आ रहा था, उसका भी तड़का उसने इसमें लगाया। फॉरेस्ट बंगलो का जो केयरटेकर था, उसने कुछ रोमांटिक अंदाज में इन लोगों के गायब होने की खबरें बताई। देव और एंडरसन सुनकर बड़े ही रोमांचित हो रहे थे और उस रोमांच को और ज्यादा बढ़ा दिया एक लेपर्ड की आवाज ने। वो जो उसके लकड़ी काटने वाली आवाज होती है, आह आह करके, वो आवाज सुनाई दे रही थी कल्याणी रिवर के पास से। और उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई आरी लेके लकड़ी को काट रहा हो। अब इसकी कॉल सुनकर एंडरसन मन ही मन में कल्पना करने लगे कि किस तरीके से वो लेपर्ड चल रहा होगा और मुठी ट्री के जो पत्ते होंगे उस पर कैसे अपने पैर रख रहा होगा। अब उस रात को इन लोगों ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन सो नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और अंदर हवा के आने का रास्ता ना के बराबर था। अब एंडरसन टी मॉडल की फोर्ड में देव को लेकर निकले। टी मॉडल की जो फोर्ड गाड़ी थी वो तेज नहीं चलती थी, 30-35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती थी। बीच बीच में रेडिएटर में पानी डाल रहे थे, कहीं खाना पीना खाया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। करते करते शाम के 5 बजे पहुंच गए फॉरेस्ट बंगलो में और वो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा गर्म था और देव काफी खुश फील कर रहे थे कि एंडरसन जिद करके उनको लेकर यहाँ पर आए। और टी मॉडल की फोर्ड इतनी कंफर्टेबल गाड़ी नहीं थी, रास्ता भी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, बम्पी राइड थी, लेकिन उसके बावजूद देव की खांसी कम हो गई थी। अब लालटेन की रोशनी में घास वाले वरांडे में ये डिनर कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के केयरटेकर से, जो कि इनका पुराना दोस्त बन चुका था। और इन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या खबर है जंगल की, यानी कुछ जंगली खबर लाओ। और उसका भी पेट फूल रहा था और वो भी उस खबर को जो अंदर दबा के बैठा था। एविल वन, ये जो गुमनाम मैन ईटर था जो लोगों को गायब कर रहा था, उसके बारे में एंडरसन को बताने के लिए। और उसने पूरी खबर 5 महीनों के दौरान की बता डाली विस्तार के साथ, कैसे कैसे हमले हुए, कैसे कैसे लोग गायब हुए। अब उसने कुछ र्यूमर्स भी सुनी थी, उनको भी मिर्च मसाला लगाकर इनको बताया, कुछ अपनी तरफ से भी बातें जोड़ी। और वो बचपन से जो चुड़ैलों की, भूत प्रेतों की बातें सुनता आ रहा था, उसका भी तड़का उसने इसमें लगाया। फॉरेस्ट बंगलो का जो केयरटेकर था,
उसने कुछ रोमांटिक अंदाज में इन लोगों के गायब होने की खबरें बताई। देव और एंडरसन सुनकर बड़े ही रोमांचित हो रहे थे और उस रोमांच को और ज्यादा बढ़ा दिया एक लेपर्ड की आवाज ने। वो जो उसके लकड़ी काटने वाली आवाज होती है, आह आह करके, वो आवाज सुनाई दे रही थी कल्याणी रिवर के पास से। और उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई आरी लेके लकड़ी को काट रहा हो। अब इसकी कॉल सुनकर एंडरसन मन ही मन में कल्पना करने लगे कि किस तरीके से वो लेपर्ड चल रहा होगा और मुठी ट्री के जो पत्ते होंगे उस पर कैसे अपने पैर रख रहा होगा। अब उस रात को इन लोगों ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन सो नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और अंदर हवा के आने का रास्ता ना के बराबर था। और उसके अलावा जो ऊपर घास की छत थी उसमें चूहे दौड़ रहे थे, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और उनकी जो आवाज थी वो सुनाई दे रही थी। दोस्तों, ये चूहों की दौड़ने की जो आवाज है ये मैंने खुद फील की है। जब मेरे फादर एसडीएम बांधवगढ़ थे तो उमरिया में पोस्टिंग थी, तो जो हमारा सरकारी बंगला था उस पर खपरेल, कबेलू बोलते थे, उसकी छत थी और नीचे कपड़े की सीलिंग थी। तो उस बंगले में सांप भी बहुत निकलते थे। एक बार तो मेरे ब्रदर ने देखा था लटकता हुआ सांप बाहर, एक सिपाही सोता था उसके ऊपर लटक रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी घिग्गी बन गई थी और ब्रदर का कमरा बिल्कुल विंडो वहीं खुलती थी। एक बार मैं घर में अकेला था, क्योंकि मेरी मम्मी वकील थी, वो कोर्ट गई थी, पापा कोर्ट गए थे और ब्रदर अपना कहीं पढ़ाई करने के लिए किसी दोस्त के यहाँ गए थे। मैं अकेला था और हमारा डॉग लकी था। अचानक से धप की आवाज, बहुत जोर से कुछ गिरने की आई और जब मैं गया तो देखा कि तो काला नाग उस कमरे में आधा चढ़ रहा था। आधा क्या चढ़ रहा था वो भी मैं आपको बीच में, कुछ लोग बोलते हैं बीच में बातें मत बताया करो, लेकिन मेरी आदत है और 90% लोग पसंद करते हैं। तो जब मैं उस कमरे में देखने गया तो अचानक से मुझे बहुत जोर से, मतलब फुंकार की जो आवाज नाक की थी, मुझे ऐसा लगा जैसे लकी कुछ खींच रहा है, वो भी ऐसी कुछ आवाज निकालता था। और मुझे बेड से एक लोहे का ट्रंक था, उसके नीचे कुछ काला काला जाता दिखा। तो मुझे लगा, लाइट बंद थी उस कमरे में, मुझे लगा कि लकी बेल्ट खींच के ले जा रहा है। फिर मुझे याद आया कि जिस कमरे से मैं आया हूं वहां तो लकी बैठा हुआ है, तो मैं एकदम भागता हुआ लकी के पास गया। लकी को पकड़ के मैं ले जा रहा था, सामने एग्रीकल्चर का ऑफिस था। तब तक देखा खड़े होके तो वो सांप नाग दीवार में करीब 4 फीट 5 फीट तक चढ़ गया था, ऐसे चढ़ रहा, रास्ता खोज रहा था और दो छिपकली तेजी से ऊपर को भाग के जा रही थी। मैं जल्दी से गया बाहर, बांधा लकी को, एग्रीकल्चर ऑफिस से फोन किया क्योंकि फोन भी उसी कमरे में रखा था जहां वो सांप था। पापा ने फिर सपेरा भेजा, तो जब आया तो सिर्फ एक निशान कहीं मिले। अब ये नहीं पता था कि ये जाने के निशान है कि आने के निशान है। सपेरों ने बोला कि सांप चला गया इससे, एक्चुअली उससे वो आया था, चढ़ गया था ऊपर कहीं से रास्ता निकाल के। और वो फिर मेरे ब्रदर ने देखा जब वो सिपाही के ऊपर लटका बाहर, क्योंकि बाहर कपड़े की सीलिंग नहीं थी, केवल कबेलू थे वरांडे में, और तब वो चिल्ला रहा था भैया भैया, बहुत दबी आवाज में। और जब तक हम लोग निकले तब तक भैया आगे निकले तो सिर्फ सांप का पिछला हिस्सा दिखा था। तो रोज हम सुनते थे, बेड पे लेटे हैं और ऊपर चूहे दौड़ रहे होते, फिर अचानक ची 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 मरने वाली, जो मैं सफोकेटिंग, वो जो चोकिंग साउंड बोलता हूँ ना, उस दिन मैंने मोर की सुनी, लेपर्ड ने पकड़ा था यहाँ पे, यह इस स्टोरी में भी कई बार आया है, इसी में आया एंडरसन की स्टोरी में। तो वो शायद सांप पकड़ता था चूहों को हमारी छत पे और वो चोकिंग साउंड चूहों की हम सुनते थे। तो यहाँ पे वो बात आ गई तो मुझे पूरा याद आ गया। वहां पे हमने बहुत कोशिश की थी, आसपास के जो ब्रांचेस टच करती थी छत को उनको कटवाया था, और खली चूनी कुछ किसी ने बताया तो कोयले की अंगीठियां मंगा के खली डाल डाल के हर कमरे में धुआं किया था, सब बाहर बैठे थे कि सांप निकल जाए। और हमारे बाद जो एसडीएम आए थे उन्होंने वो बंगला लिया भी नहीं था सांप के चलते। उन्होंने दो आगे ही बने हुए एक नए मकान थे, 2 जोड़ के ले लिए थे। तो शायद मेरे पापा ही आखिरी एसडीएम थे जो उस मकान में रहे थे। एग्रीकल्चर ऑफिस उमरिया में है, उसके ठीक सामने था। पेट्रोल पंप भी लेफ्ट हैंड साइड में दिखता था हमें, क्योंकि कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर वहां के भी हैं। तो वो साउंड जो चूहे की आपस में लड़ने की साउंड है वो सुन रहे थे और एंडरसन को नींद नहीं आ रही थी। तभी एक चूहा थोड़ी देर तक बोला और उसके बाद चुप हो गया। तो देव ने एंडरसन से पूछा कि आपको क्या लगता है ये क्यों चिल्लाया और क्यों चुप हो गया। और देखिए जो एंडरसन का जवाब है वही जवाब आया जो मैं बोल रहा था। एंडरसन ने कहा कि पूरे चांसेस है कि सांप कहीं से ऊपर चढ़ गया हो और उसको मुंह में दबा लिया हो, तब तक वो चिल्ला रहा हो, मर गया और उसके बाद अंदर निगल लिया सांप ने, इसलिए वो चुप हो गया। जैसे ये सुना देव एकदम अपनी उस
चारपाई से उठ के खड़े हुए और बोले चारपाई बाहर लगाते हैं, हम लोग वरांडा में सोएंगे। तो इनको भी लगा आइडिया अच्छा है, क्योंकि बाहर ठंडक भी थी और दूसरे जो बाहर वरांडे में छत थी वो ये वाली छत नहीं थी घास वाली, वो थी जिंक की जो चादर होती है, सीमेंट की चादर उस तरह की या लोहे की चादर, वो थी। तो उसमें सांप और चूहे भी नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद ये आराम से सोए। देव की खांसी भी कम आ रही थी तो उससे ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे। सुबह जंगली मुर्गे की आवाज से एंडरसन और देव की नींद खुली। अब उस वक्त धुंधलका सा था, सुबह का धुंधलका, सूरज जब उगने वाला होता है। अब जो सुबह हो रही थी बड़ी खूबसूरत थी और एंडरसन बोलते हैं मैंने खूबसूरत सुबह बहुत सारी देखी थी, ये वाली सुबह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। तभी मोर की स्ट्रेस कॉल आई। लगता है मोर ने वो वाला पैंथर देख लिया था जिसकी रात को हमने आवाज सुनी थी। अभी अपने साथ प्राइमस स्टोव लाए थे तो इन्होंने उसमें कुछ बैकॉन बनाए, साथ में ये बैंगलोर से चपाती लाए थे, वो खाई। और देव पानी उबाल रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो स्पेशल कॉफी बना के पिलाएंगे। और जब उन्होंने वो कॉफी पी, सही में बहुत ही डिलीशियस कॉफी थी, स्पेशल ही थी। इसके बाद ये लोग वॉक करने निकले। उस पीपल के पेड़ के पास से निकले जहां पर वेंकटम्मा नाम की जो विक्टिम थी उनको वो अननोन शिकारी ले गया था। अब इन्होंने आसपास पग मार्क चेक करने की कोशिश की कि रात को कोई जानवर यहां से निकला है क्या। काफी ढूंढने के बाद इन्हें पैंथर यानी कि लेपर्ड के पग मार्क मिल गए। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि पैंथर और लेपर्ड में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, एक ही नाम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को आप कृष्ण बोलते हैं, श्याम बोलते हैं, तो क्या कोई नाम कोई फर्क है? ऐसे ही हनुमान जी को बजरंगबली बोलते हैं। इसी तरीके से पैंथर, लेपर्ड, तेंदुआ, तेंदुआ हिंदी में है लेकिन पैंथर और लेपर्ड दोनों इंग्लिश में है, कोई अलग जानवर नहीं है। ब्लैक पैंथर बोल देते हैं उसको, आप ब्लैक लेपर्ड भी बोल सकते हो। अगर जो एक पैंथर के लिए ये मतलब नहीं कि काले वाले को पैंथर बोलते हैं। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का नाम है, पैंथेरा पार्डुस लेपर्ड का नाम है। तो पैंथेरा दोनों में है लेकिन पैंथर यूज किया जाता है लेपर्ड के लिए, एक ही चीज है। अब जो लेपर्ड के निशान मिले वो एक मेल बड़ा लेपर्ड था, यानी वही वाला होगा जिसको हम बोलते हैं 100 किलो वाला। उसके आगे एक जामुन का पेड़ था, वहां भालू के आराम करने के भी निशान मिले और वो फीमेल भालू थी क्योंकि उसके बच्चों के भी निशान मिले आसपास मटर गश्ती करते हुए। आसपास जंगली सुअर, सांभर, इस तरह के निशान भी मिले। इससे लगा कि शायद टाइगर आसपास नहीं है। और ये काफी ढूंढते रहे लेकिन इनको वो निशान नहीं मिले जिसकी कि ये खोज कर रहे थे या जिसकी उम्मीद में थे। वो थे टाइगर के पग मार्क। ये लोग फॉरेस्ट बंगलो लौटे, फिर से कॉफी पी और फिर निकल पड़े रंगमपेट की तरफ।